Okay, so hello everyone. This is lecture number 16 of some basic concepts of chemistry. वैसे तो अब इसको some basic concepts की applications बोलना ज्यादा appropriate होगा, क्योंकि some basic concepts of chemistry जो है वो जो जितने भी उसके basics थे, we have already covered the basics. Now we are moving to some application part. I'm switching on the screen sharing. पिछली क्लास के से आखिरी के 15-20 मिनट्स में हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ा था, तो आइए उसी को हम उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एप्लीकेशन वाले पार्ट पर जाएंगे। एप्लीकेशन से आई मीन टू से कि उसी का यूज जो कि दूसरी जगहों पे दे रखा है, वो भले ही नाम के लिए दूसरे चैप्टर है, बट जो है वो क्या कहते हैं कि उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है पहले जरा देखें भाई, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ऋचा पांडे प्लीज टेल व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आया था, इसीलिए मैं स्टूडेंट से पूछता रहता हूँ। बताइए, can you please explain it to me? You can explain in simple words. I am not asking for a definition as such. You can explain it to me. बताइए। Excuse me, sir. Yes. सर पिछली क्लास में हमने लिखा था और समझ नहीं आया था किसी को भी, तो आपने कहा था आप ये टॉपिक फिर से समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल मैम, इसीलिए वही वाला टॉपिक अभी हम लेने जा रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये देखिए, ये स्क्रीन दिख रहा है अब आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? चलिए, तो ये मैम, ये इतना मैं आपसे सिर्फ वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये नोट डाउन तो किया था हमने, यानी ये ब्लू से इसे लेके यहाँ तक सर नोट डाउन कर लिया था। सब सारे स्टूडेंट्स ने नोट डाउन किया था? यस सर। यस सर। एवरीवन आई होप कि कोई ऐसा नहीं है जिसने नोट डाउन नहीं किया। दीपाली नोट डाउन कर लिया था? हाँ सर, कर लिया था पूरा। चलिए ठीक है। अब ये देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वही मतलब है, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई ऋचा पढ़िए। Labeled as volume H2O2, for example 20V volume H2O2, it means volume of O2 in liters at 1 atm and 273 Kelvin that can be obtained from 1 liter of such a sample. When it decomposes according to H2O2 gives H2O plus half O2. हाँ देखिए, ये यही कहा जा रहा है कि आपको जो लेबल्ड हुआ हुआ मिलेगा उसका मतलब क्या रहेगा, उसका मतलब यही रहेगा। देखिए जो जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसपे बच्चे भी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सर आपने कहा था आप नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, वो ये है कि अगर H2O2 की कोई बॉटल रही, ये देखिए H2O2 की कोई बॉटल जिसमें H2O2 सोल्यूशन है, पहली बात तो ये है कि H2O2 का सोल्यूशन हो, H2O2 लिक्विड की फॉर्म में है और उसका सोल्यूशन रहे, H2O2 लिक्विड की फॉर्म में रहे और उसका सोल्यूशन रहे, ठीक। वो H2O2 लिक्विड और उसका सोल्यूशन अगर रहे, और ये इस पे ये अगर मैं इस पे ये लिख दे रहा हूं 20V, तो इसका क्या मतलब है? ये देखिए पढ़िए अनुश्री, क्या लिखा हुआ है? 20V का क्या मतलब होगा? पढ़िए। Means 1 liter H2O2 liquid solution. ठीक, जब ये यहाँ से इसको जब मैं हीट करूंगा तो कुछ तो पानी लिक्विड बन जाएगा और कुछ क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। और उस O2 गैस को मुझे कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा? 20 लीटर कंटेनर, 20 लीटर ऑफ कंटेनर। 1 लीटर से 20 लीटर निकलेगी, तो इसीलिए जहां क्योंकि 20 लीटर निकली इसीलिए क्या नाम दिया? 20। अगर मान लिए कि 40 लीटर निकलती तो क्या नाम देते? 40V। अच्छा 20 लीटर निकली नहीं, एक चीज तो ये समझ लीजिए, 20 लीटर नहीं निकली, 20 लीटर के तो डिब्बे में रखा। 20 लीटर गैस तो जितनी निकली वो तो जरा सी निकली, उस गैस को हमने कितने बड़े डिब्बे में रखा? 20 लीटर। क्यों अनुश्री 20 लीटर के डिब्बे में क्यों रखा? 15 लीटर में क्यों नहीं रखा? So that pressure सेम रहे। हाँ, ताकि प्रेशर 1 atm रहे और
पूरा रिएक्शन किस टेम्परेचर पे कराया जा रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जी मतलब रिएक्शन तो नहीं, रिएक्शन तो यार हीट करा रहे हैं आप, मगर गैस को कितने पे रखा जा रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इससे देखिए आपको तो बैक ऑफ द एनवेलप सोचना है कि इससे आपको कितने बड़े डिब्बे में रख रहे हैं, उससे आपको O2 के मोल्स पता चल जा रहे हैं, और O2 के मोल्स से इक्वेशन के थ्रू आपको H2O2 के मोल्स पता चल जा रहे हैं, और H2O2 के मोल्स से फिर आपको H2O2 की मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता चल जा रही है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं। यस सर। लास्ट में एरो से आपने क्या समझाया सर वो बताइए। देखिए हम तो एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं सर, हम तो एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख के समझा रहा हूँ, वैसे तो ये पिछली क्लास में भी लिखा हुआ था, नहीं तो अगर नहीं था तो वैसे समझ लीजिए सर। सर यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि एक डिब्बा तैयार है और इसमें सोल्यूशन है, ठीक, सोल्यूशन है। इसकी मोलैरिटी क्या है? ये 1 लीटर सोल्यूशन है, मोलैरिटी है में, ठीक, और इसकी उन्होंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोली हुई है, V लीटर्स। मतलब V एक नंबर है, V इज अ नंबर, इट कैन बी जैसे 20V, 30V, 40V। तो जो है वो क्या कहते हैं कि हम इसको अगर अभी जनरल मान ले रहे हैं V लीटर्स तो V तो खैर लिखा हुआ होगा, वो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ X लीटर्स, या V ही रहने दे रहे, V लीटर्स रहने दे रहे। तो सबसे पहले तो आप मुझको आसान चीज बताइए कि एक तो ये भी गलत लिख दिया, मोलैरिटी लिखना चाहिए। 1 लीटर सोल्यूशन है, ये तो लिक्विड है, नेचुरल सी बात है। सोल्यूशन मतलब H2O2 पानी में मिलाया हुआ है, मगर पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि पानी की तरह ही दिखने में होता है H2O2 भी। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर मोलैरिटी M है और 1 लीटर अगर सोल्यूशन लिया हुआ है तो H2O2 के मोल्स कितने होंगे उसमें? मयंक बताइए H2O2 के मोल्स कितने होंगे? सर M। ये चीज सबको समझ में आ रही है कि H2O2 के M मोल्स होंगे? बताइए, ये चीज सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, H2O2 के मोल्स M होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ V लीटर्स कह दिया गया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ V एक नंबर निकल कर आएगा जो है वो, और साथ ही साथ में जो नंबर निकल कर आएगा उसको भी, जैसे 5 निकल कर आया तब भी हम 5V नाम देंगे, 15 निकल कर आया हम 15V नाम देंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ V लीटर है ये। अब ये देखिए, ये एक टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ V लीटर है तो उससे क्या समझते हैं? लक्षिता आप बताइए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ V लीटर है तो उससे क्या समझते हैं बताइए? सर उसका वॉल्यूम V है। किसका वॉल्यूम V है? किसका सर वॉल्यूम? H2O2। सर मैम H2O2 का तो ये वॉल्यूम 1 लीटर बता रखा है सोल्यूशन का। सर ये उस कंटेनर की स्ट्रेंथ बताएगा जिसमें O2 कंटेन होगी बाद में। एनटीपी कंडीशन में तो यही सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखिए, यही नोट डाउन कर लीजिए, सबसे आसान और बेस्ट है डेफिनेशन। तो उधर भी लिखी थी मगर और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार और लिखवा रहा हूँ, यही लिख लीजिए, यही लिख लीजिए। पढ़िए लक्षिता, आप पढ़िए। Labeled as volume
H2O2, for example 20V H2O2, it means volume of O2 in liters at 1 atm 273 Kelvin that can be obtained from 1 liter of such sample when it decomposes according to H2O2 gives H2O plus half O2. और नीचे वाली लाइन भी पढ़िए, ये भी देखिए, पढ़ना एक अलग चीज है और समझना एक अलग चीज है। तो नीचे वाली बात भी मीन्स जहां लिखा हुआ है वो पढ़िए। Means 1 liter H2O2 solution. आगे पढ़िए, हीट के बाद का पढ़िए। Gives 20 liter container. भाई H2O2 हीट करने पे आपको कौन सी गैस मिलने वाली है? Sir, O2. हाँ, उस O2 को मुझे कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ा? Sir, 20 liters. हाँ, और ताकि प्रेशर कितना मेंटेन रहे? 1 atm. हाँ, तो क्योंकि 20 लीटर के डिब्बे में O2 को रखना पड़ा, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको क्या नाम दे रहा हूँ? H2O2. 20V. 20V। H2O2 थोड़ी नाम दे रहा हूँ, Sir, 20V. 20V, इसीलिए हम 20V नाम दे रहे। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक, अब ये पहले डेफिनेशन है और मीनिंग उसका बताया हुआ है, 20V सॉल्यूशन का मीनिंग बताया हुआ है। इसको आप नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए। फिर नीचे जो रिलेशन आता है वो उसका मैं दोबारा से एक बार प्रूफ कल भी किया था, एक बार आपके सामने करूंगा ताकि समझ में आए। बट ये वाली कम से कम डेफिनेशन ऊपर बुकिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, नीचे मैंने अपनी लैंग्वेज में मीन्स करके मैंने यहाँ पे लिखवाई है, इसको नोट डाउन करिए। Sir, done. चलिए, Sir, done. लिख लिया भाई, लिखा? हाँ, Yes, अब sir. देखिए, अब चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब H2O2 जो है वो क्या कहते हैं कि अगर मोलैरिटी M है और 1 लीटर वॉल्यूम है लिक्विड वाले की, तो यानी उसके अंदर कैपिटल M मोल्स है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर इसके कैपिटल M मोल्स हैं तो यहां से हीट करने पे जो O2 निकलेगी वो कितने मोल्स निकलेगी बताइए? M/2. कैपिटल M/2 मोल्स। ये कैसे पता चला? अरे भाई यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है, इसलिए। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, M/2 moles है, very good, M/2 moles are there. If M/2 moles are there, अगर M/2 moles हैं तो अब देखिए, अगर M/2 moles हैं तो देखिए कि अब M/2 moles अगर मेरे पास में है तो उनकी NTP पे उनको कितनी क्या वॉल्यूम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स का गैसियस सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक, वॉल्यूम occupied by gas
at NTP divided by 22.4 लीटर, 22. क्योंकि एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, इसलिए तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमको मालूम है m/2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो वॉल्यूम एट एनटीपी पता चल जाएगी 11.2 liters. मैम 11.2 तो तब होता ना जब एक मोल होता है, 11.2 इंटू एम, ये भी तो बोलिए। Yes, sir. टेस्ट है परसों, Yes, sir. ठीक, बस पेशेंस रखना है सिर्फ, टेस्ट में जिसने पेशेंस रख लिया वो अच्छा कर जाएगा, स्पेशली आप तो अच्छा कर जाएंगे। 11.2 into m liters, what is 11.2 into m liters बताइए। The volume strength. volume occupied by O2 gas at NTP under NTP conditions. condition, यानी ये उस डिब्बे की वॉल्यूम है जिसमें O2 गैस रखी हुई है कि नहीं, बताइए। जी सर। और इसी वॉल्यूम को ये जो भी आएगी वॉल्यूम निकल के, इसी को हम क्या बोल देंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. सॉल्यूशन। यानी बात कर रहे हैं डिब्बे की वॉल्यूम की, मगर नाम क्या दे रहे हैं, H2O2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नाम क्या दे रहे हैं, ठीक, आपके H2O2 की बात कुछ समझ में आई। यस सर। जी सर। चलिए अब ये जो है वो क्या कहते हैं कि, हाँ भाई अनुश्री अब समझ में आया है नहीं। तो सर इससे H2O2 की प्योरिटी कैसे पता चलेगी? हाँ, इससे H2O2 की प्योरिटी ऐसे पता चलेगी, ये कैपिटल एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स तो अब हो गए थे 1 लीटर में, मगर हमने जो असाइन किया था तो कैपिटल एम क्या किया था, मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो अब प्योरिटी ऐसे पता चलेगी कि वो बेच रहा होगा हमें कुछ और मोलैरिटी बना के, मगर O2 को मेजर करके हम एक्चुअल वाली निकाल लेंगे। तो अगर एक्चुअल वाली और जो वो बोल रहा है वो सेम है, तब तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको लड्डू खिलाएंगे। बट अगर हमने निकाली एक्चुअल कम और वो बोल रहा था ज्यादा, तो हम उससे फिर लड़ने पहुंच जाएंगे, तो आप तो झूठ बोल रहे थे, आप तो 2 नंबर का माल बेच रहे थे। हमने तो प्योरिटी निकाली तो निकल कर आ रही है, हमने मोलैरिटी निकाली तो निकल कर आ रही है 1.5, और आपको शर्म नहीं आती, आप 2 मोलैरिटी बेल जो है वो बेच के बोल रहे थे कि 2 मोलैरिटी का है और बेच रहे थे और पैसे ज्यादा ले रहे थे। सर मोलैरिटी कैसे चेक करेंगे सॉल्यूशन की खुद से? मोलैरिटी नहीं चेक करेंगे, मोलैरिटी तो आप चेक तो ये करेंगी मैम, अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पर जा रही हैं तो चेक तो आप ये करेंगे डिब्बे की वॉल्यूम, और आप क्या निकालेंगी, आप चेक क्या करेंगी बताइए, आप चेक क्या करेंगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। जिसको चेक करने का मतलब है कि आप क्या नापेंगी, क्या देखेंगी, किस डिब्बे में O2 गैस रखी गई है, वो कितने आपके कितनी वॉल्यूम का डिब्बा है, वही तो है ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यस सर। आपको अभी तक बेसिक डेफिनेशन ही नहीं समझ में आई नहीं सर, वॉल्यूम। अब आगे समझ में। ये पढ़िए दोबारा से पढ़िए। For example, if H2O2 liquid solution is labeled as 5B, it means 1 liter of H2O2 liquid solution will liberate that much amount of oxygen gas under NTP conditions. That gas needs to be kept in a container size of 5 liters. ठीक, तो वो कंटेनर साइज तो आप ही मेजर करेंगी ना एक्सपेरिमेंट करके। Okay, sir. तो कंटेनर साइज से आपको अब ये पता चल जाएगा कि कितनी मोलैरिटी थी, हाँ। फिर कंपेयर कर लेंगी। नहीं आया समझ में भाई? आप ये कहना चाह रही हैं कि प्योरिटी कैसे पता चलेगी, तो प्योरिटी का मतलब ये है कि कुछ वो जो हम कंपेयर करेंगे, जो हम मार्केट से खरीद के लेकर आएंगे बोतल, वो जो हमको बोल रहा होगा
वो जो बोल रहा होगा, हम घर पर आएंगे और फिर हम देखेंगे। भाई आप सपोज करिए वो वाटरमेलन खाती हैं या नहीं? Yes. तो अब वो आपसे बोल के है कि भाई मीठा होगा, आप घर पे आके काट के देखती है, मीठा है, खा के देखती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम अगले दिन जाके शिकायत करते हैं, यार देखो मीठा नहीं था। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, सेम बात यहाँ पर भी है, सेम चीज यहाँ पर भी है कि उसने हमको कुछ मोलैरिटी का बोल के खुद बोला कि हमने देखिए मेजर किया हुआ था, उसको तो मोलैरिटी पता होगी क्योंकि उसने 1 लीटर में कितने मोल्स डाले हैं वो पता सर है। यही पूछना था कि मोलारिटी कैसे आप समझ में आता है सर? मगर वो जो जितनी बोल रहा है और हम जितनी निकाल रहे हैं, अगर वो चीज सेम है तो ठीक है, बट अगर उसमें कोई कन्फ्रंटेशन है तो फिर हमको चोरी पकड़ में आ जाएगी। ठीक है सर, आगे समझ। अब जरा इस पे सवाल करते हैं, जरा सवाल करते हैं, सवाल कर। हाँ भाई श्लोक, क्वेश्चन पढ़िए। 500 ml of a H2O2 solution on decomposition produces 2 moles of H2O. Calculate the volume strength of H2O2 solution. Given volume of O2 measured at 180 m and 273 Kelvin. और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? NTP condition. ये याद रखिएगा, खासकर आप। चलिए करिए, करिए सवाल करिए। करिए, क्वेश्चन करिए। फॉर्मूला क्या है याद रखना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या याद रखना है? ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 44.8 आ रहा है। 44.8 So 44.8. 44.8. So 44.8. चलिए बहुत बढ़िया भाई, लोगों ने बड़ा जल्दी आंसर निकाल लिया। चलिए 44.8, 44.8। आइए भाई देखते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ भाई यांशु आशने बताइए। यांशु आवाज आ रही है? हाँ भाई यांशु, कैन यू हियर मी और नॉट? रैयान आप बताइए कैसे करेंगे? सर वैसे सर हमने आपकी वो YouTube पे वीडियो देखी थी, हमने उससे सॉल्व किया है, बट हम बताने सर कैसे किया था? भाई वो करना आपको इसलिए है क्योंकि आपको सीखना है, सीखना है ना, आपको खुद सीखना है इसलिए। सर हमने सर सबसे पहले तो इसके इक्वेशन को हम लिख लेंगे। 2H2O forms 2H2O2 forms 2H2O plus 1O2. ठीक। यस सर। सर उसके आगे वॉल्यूम। भाई नॉर्मल सी चीज देखिए, H2O2 ये क्या दे रहा है? ये इक्वेशन है H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। ये तो उसने एक रूल बताया है कि ऐसा होगा तो इतने मिलेंगे, तो इतने मिलेंगे, उस हिसाब दो देख तो फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बहुत लॉजिकली करना है, कोई पेन कॉपी हाथ नहीं लगाना है तो भी आप कर सकते हैं कि 500 ml का सोल्यूशन। देखिए ये अब ये मैं बता रहा हूं बिल्कुल लॉजिक, प्योर लॉजिक, बिना पेन लगाए हुए सवाल कैसे करेंगे। 500 ml का सोल्यूशन 2 मोल H2O2 दे रहा है, जो 2 मोल H2O दे रहा है, तो 2 मोल आपके जो है वो, तो O2 कितनी देगा बताइए? जब कोई 2 मोल तो
आपके ये दे रहा है 2 मोल, तो O2 के कितने मोल्स मिलेंगे बताइए? 1 mole. वेरी गुड, One. आधा मिलेगा 1 मोल। मगर एक चीज ये भी बताइए, अभी 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 देखिए लोगों ने गड़बड़ी करी हुई है, ये तो तब मिल रहे हैं बस जब H2O2 कितना लिया हुआ है, बताइए रहिए 500 ml. 500 ml। मगर बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन के आधार पे आपको H2O2 कितना लेना है? 1 लीटर। 1 लीटर, यानी 500 ml का दुगना 1000 ml। तो अगर मैं दुगना H2O2 दुगना लूंगा और ज्यादा अमाउंट में लूंगा तो मुझे H2O के कितने मोल मिलेंगे भाई? अगर 500 ml के बजाय आप 1 लीटर लेंगे, H2O2 ही दुगना लेंगे तो H2O भी दुगना मिलेगा और O2 भी जितना पहले मिल रहा था उसका दुगना मिलेगा। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. तो अब मुझको बताइए, अगर मैं 1 लीटर ले लूंगा तो मुझे O2 कितना मिलेगा रियान? सर रिपीट कर दिए सर। देखिए क्वेश्चन को समझ के करना है, फॉर्मूले से तो कोई ज़ॉम्बी भी कर लेगा भाई सवाल। आपको इनसाइड आउट बिल्कुल ऐसा पता होना चाहिए जैसे अब भाई घर में कभी लाइट चली जाती है, इन्वर्टर भी बंद हो जाता है, तब भी आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंच जाते हैं या नहीं? यस सर। क्यों पहुंच जाते हैं? आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में भी पता होते हैं रास्ते। अंधेरा है एकदम तो आपको मालूम है यहाँ पर दीवार है, बस थोड़ा सा कॉशियसली चलते हैं कहीं सर्वर ना टकरा जाए, वरना आप एक रूम से दूसरे रूम पहुंच जाते हैं। कुछ Yes, बात sir. समझ में आ रही है या नहीं? मगर ये काम कोई गेस्ट नहीं कर पाता। यस सर। तो उसका रीजन ही यही है कि आपको अपने घर के रास्ते बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो फॉर्मूला से देख के कर लिया वो तो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है, बट तब भी आपको चीजें इनसाइड आउट पता होनी चाहिए। आप खुद देखिए 500 ml का सोल्यूशन आपने खुद बताया 1 मोल O2 देगा या नहीं? यस सर। तो बाय डेफिनेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए हमें 500 ml सोल्यूशन नहीं लेना है, हमें तो कितना लेना है? 1 लीटर। तो अगर 1 लीटर लेते तो O2 गैस कितनी मिलती? 2 मोल। 2 मोल। तब O2 गैस ही हमको 2 मोल मिलती। अब आप मुझको ये बताइए कि 2 मोल O2 गैस को एनटीपी कंडीशन क्रिएट करने के लिए कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ता? सर 44.8 लीटर्स। तो बस वही क्या हो जाती वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कोई फॉर्मूला लगा? नो सर। कोई पेन भी उठाना पड़ा? नो सर। तो ठीक, अब बात समझ में आई है नहीं? यस सर, नाउ क्लियर। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को समझिए, ऐसा समझिए कि भाई लगे कंसेप्ट है स्टूडेंट के पास। मैं फॉर्मूले से भी कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप इंजेन्युइटी तो देखिए क्वेश्चन की कि भाई वो कह क्या रहा है, हम कर क्या सकते हैं, कुछ समझ में आया है या नहीं? यस सर। और 1 लीटर वाली बात याद रहेगी या नहीं? यस सर। 1 लीटर का मतलब क्या है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते टाइम में आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी लेनी है? 1 लीटर। 1 लीटर। ये एक बेसिक सी चीज बोली गई है। अब आइए सवाल फॉर्मूले से भी कर लेते हैं भैया। 2 times H2O2 gives 2H2O2, तो 500 ml, ये देखिए जैसे आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, ये कितना दे रहा है? 1 मोल। तो 1 लीटर कितना दे रहा है? 2 मोल। 2 मोल जो है वो क्या कहते हैं 44.8 लीटर है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 44.8 हो गई। ठीक। सेकंड मेथड ये देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का भी हमने फॉर्मूला देखा क्या? 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है? 4। मोलैरिटी 4 कैसे है भाई साहब? मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब अगर H2O के 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो H2O2 के भी कितने मोल्स रहे होंगे बताइए? 2 मोल्स। 2 मोल्स। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 0.5 लीटर्स 0.5 हो जाएगी सर। उससे यहां से मोलैरिटी 4 आ गई, उससे भी हो सकता है। मोलैरिटी 4 आ गई, उससे भी हो सकता है। सर इसी से किया था हमने।
हाँ इससे भी कर लीजिए, मगर दूसरा वाला मेथड भी समझ में आया है नहीं? यस सर, वो आ गया। यस सर। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बट सर एग्जाम में अगर आएगा तो इससे करेंगे ना हम, सेकंड मेथड से? जिससे दोनों सर मेथड बिल्कुल सही है, दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड सही है। ओके सर। ठीक, चलिए एक और सवाल हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाए। हाँ भाई दीपाली क्वेश्चन पढ़िए। Hydrogen peroxide in aqueous solution decomposes on warming to give oxygen according to the equation 2H2O2 gives 2H2O plus O2. 100 centimeter cube of X M solution of H2O2 produces 2.8 decimeter cube of oxygen at NTP. Find X. चलिए मतलब मोलैरिटी से पहले ना उन्होंने एक नंबर था, उस नंबर को मैंने छुपा लिया है और क्या बोल दिया है? X. तो वही फाइंड करना है। चलिए सवाल लिखिए, करिए भाई, सवाल लिखिए और फिर करिए। भाई जैसे ही किसी का आंसर आए बताएं प्लीज। सर 31.36 आ रहा है। 31.36 एक्स की वैल्यू। यस सर। चलिए भाई देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। सर एक्स की वैल्यू 2500 आ रही है। 2500। 00। सर आप सोच रहे हैं इतनी खतरनाक मोलैरिटी हो सकती है? बताइए। सर 20। हाँ भाई श्लोक, इतनी खतरनाक मोलैरिटी हो सकती है? सर मतलब सर सॉल्यूशन से तो यही आ रहा है। चलिए देखते हैं, देखते हैं।
चलिए भाई देखते हैं 2.5 आ रही है। 2.5 देखते हैं भाई कैसे होना है क्वेश्चन। उतना कोई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं है, किया जा सकता है। फॉर्मूले से ही करते हैं। 100 ये सबसे पहले तो देखिए यूनिट का खेल समझिए। क्यूबिक सेंटीमीटर लिखवाया हुआ है, ये क्या होता है? ml, 1 ml। अब 100 ml ऑफ x मोलर सोल्यूशन, ये और डेसीमीटर क्यूब क्या होता है देखिए लिखवाया हुआ है 1 लीटर। लीटर। कॉपी में देखिए, अपनी कॉपी में देखिए। ये 2.8 लीटर है। तो अब यहीं से आप देखिए समझ लीजिए कि 2.8 लीटर 100, कॉमन सेंस से सोचिए, देखिए 100 ml मोलैरिटी तो ठीक है, एक्स मोलर है। 100 ml मुझको 2.8 लीटर दे रहा है। तो अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 ml से मैंने सोल्यूशन की मात्रा बढ़ा दी, तो मुझको ये इधर कितने क्या मिलेगा बताइए? 28 लीटर ऑफ O2 एट NTP। अब 1000 ml का मतलब क्या है? 1 लीटर। तो 1 लीटर से मुझको 28 मिल रहा है। तो यानी मेरी अब आप खुद सोच लीजिए कि यानी मेरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 1 लीटर लिक्विड सोल्यूशन से मुझको 28, वहां से O2 जो मिल लिया उसको मैं जिस डिब्बे में रख रहा हूँ, मुझे कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ रहा है? 28 लीटर्स होगी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 28 हो गई। अब तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, 11 वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो गई है आप बताइए? 28 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी निकल कर आएगी? 2.5। बताइए बताइए बताइए। 2.5 2.5 आ जाएगी मोलैरिटी निकल के, जो मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी 2.5। यानी कि जो उनसे जो x बोल रहे थे वो आखिरकार x कितना था? 2.5। बात समझ में आई है नहीं? हाँ भाई लोग, यस सर। 2500 कहाँ से आ गई थी यार, बता दो। सर वो सर गलत सर, कोई सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई सर। हाँ, और क्लास मिस करिए जिसमें यूनिट बताई थी। हम तो बहुत बड़े हैं ना, ये यूनिट कहाँ, ये सारी छोटी मोटी बातें होती हैं। यूनिट का यूनिट ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे। कुछ बात समझ में आई? यूनिट की गड़बड़ी करी होगी 100%, है कि नहीं? यस सर। तो फिर और यूनिट पढ़ाई भी है पुराने लेक्चर में। यस सर। ठीक, अब देखिए और कैसे कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए पहले, समझ में आया 2.5 कैसे है? मैं दूसरा Yes, sir. मेथड और जरा कन्वेंशनल मेथड बताऊं। अगर ये आपने यहाँ से कुछ जो है वो एक्सट्रैक्ट किया और लिखा हो तो फिर बताऊं। बताइए आगे बढ़े। Yes, sir. ये देखिए अब एक दूसरे उससे समझिए, दूसरे मेथड से समझिए, और आसान मेथड से बता रहा हूं।
कोई मल्टीपल मेथड से करने में कोई वो नहीं, डेयरिंग नहीं होती है, बस सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और कोई बात नहीं, जो कि हमें थोड़ा सा हेल्प करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड। हाँ भाई दीपाली, मोलैरिटी एक्स है और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 100 ml है, तो मोलैरिटी मैम किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स Number अपॉन of वॉल्यूम। moles upon volume हाँ, वॉल्यूम of किसमें? solution in liters. हाँ, तो अब अगर ये x मोलैरिटी है, इफ द मोलैरिटी इज x, x एक नंबर आने वाला है, और वॉल्यूम लीटर में कितनी है मैम? 0.1. 0.1, तो यानी मोल्स फिर कितने होंगे? 0.1x. हाँ 0, ये किसके मोल्स होंगे? किसके मोल्स होंगे? Solution के H2O2. H2O2 सल्यूट के मोल्स होते हैं ना। हाँ सर, solute के होते हैं, moles of solute, yes sir. हाँ, तो 0.1 इंटू एक्स, ये H2O2 के मोल्स होंगे, ठीक। Yes sir. अब ये डिकम्पोज होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरा Yes, मेथड sir. बता रहा हूँ, दूसरा मेथड बता रहा हूँ। ये H2O2 के मोल्स हैं, बहुत बढ़िया। ये H2O2 के मोल्स हैं, तो अब अगर मैंने बड़ी जो है वो टेक्निक से निकाले कि H2O2 के मोल्स 0.1 इंटू एक्स है, तो अब बताइए फिर अब O2 के मोल्स कितने होंगे? Half of 0.1 into x. वाह 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 वाह, इसका Upon एक 2. मोल इसके आधे मोल दे रहा है, तो इसके 0.1x मोल्स इसके कितने देंगे? 0.1x upon 2. हाँ, तो अपॉन 2 बोलना था ना। हाँ तो सर हाफ बोल, हाफ ऑफ ठीक, 0.1 0.1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे मैम? moles किसके of मोल्स? oxygen. ठीक, अब Yes इतने sir. मोल्स को, इतने मोल्स की एनटीपी पे क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो? 22.4 liters. हाँ, तो यानी फिर वही 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 वाली चीज क्या निकल कर आ गई? 11.2 इंटू 0.1 इंटू X. एक्स, यानी 1.12 इंटू एक्स, X. और वो फिर किसके बराबर है? 2.8. 2.8, क्योंकि दे रखा है कि वो कितनी Yes sir. कितनी Yes sir. कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 2.8 0.8 लीटर्स। liters. सवाल को ध्यान से पढ़ें, तो यहां से हाँ फिर सर. देखिए क्या निकल के आ जाएगा? x 2.8 डिवाइडेड बाई 1.12, तो यहां से भी x देखिए कितना निकल कर आ गया। 2.5. तो ये एक लंबा मेथड था। दूसरा, मैं को ये नहीं कह रहा कि इस मेथड से ही करें, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे सोच सकते हैं। अब वो सोचना कैसे Yes है, sir. दैट इज योर चॉइस, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इन सारी ही बातों को रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, इनको कोशिश करनी है। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, रट लेते हम में भी 5 मिनट में समझ लेते हैं, समझ रहे हैं तो शायद 10 मिनट में समझे, मगर वो आगे चल के काम आएगा, वो आगे चल के काम आएगा। समझ रही हैं आप? Yes sir. Yes sir. चलिए, तो दूसरे मेथड से भी किया, बताइए समझ में आया? हाँ सर आ Yes, गया. sir. हाँ भाई श्लोक, 2.5 गलती पकड़ में आई? यस सर। चलिए, अब देखिए यहां से जो है वो क्या कहते हैं कि वो क्वेश्चन मैंने इधर भी सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। किसी को क्लियरली नोट डाउन करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, तो वो यही जो इनको समझाया था। तो इफ somebody wants to note down quickly, मगर 2 बार समझा चुके हैं तो थोड़ा जल्दी कर लें, उसी को यहाँ पे समझाया हुआ है। 2.5 कैसे, थोड़ा साफ राइटिंग में लिखा हुआ है।
ठीक, लिख लिया तो बताइए भाई। ठीक, Yes, sir. अगर नोट डाउन किया किसी को जरूरत हो तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर हम आगे बढ़े। कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, चलिए sir. चलिए। ठीक। अब आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैं एक्चुअली में इसके बाद में रिडॉक्स रिएक्शन भी कराऊंगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशन उसमें रहती है और वो जब भी होगा एंट्रेंस में भी काम आएगा, हमारे क्लास 10 में था। और उसको हम देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। बहुत से लोग सिर्फ इक्विवेलेंस नाम भी देते हैं, सिर्फ इक्विवेलेंस भी कहते हैं, पूरा नाम है ग्राम इक्विवेलेंस। तो अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट हो रही है। हेडिंग डाल ली तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, क्या लिखा हुआ है? ठीक, देखिए ग्राम इक्विवेलेंस का कंसेप्ट क्या है। हाँ भाई श्लोक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Whenever two substances react, the ratio of their moles may or may not be same. हाँ, अब देखिए जैसे ये रिएक्शन मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, 10th क्लास में पढ़ते हैं या नहीं? Yes, sir. यस सर। अब ये देखिए NaOH और HCl ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो NaOH के यहाँ अगर बैलेंस्ड इक्वेशन ली हुई है मैंने, NaOH के कितने मोल्स हैं? तो 1 मोल। हाँ, और HCl के भी फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने लेने पड़ेंगे? 1 मोल। 1 मोल। बट यहाँ ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई श्लोक, ये क्या लिखा हुआ है? May or may not be same. मे और मे नॉट बी सेम। तो यहाँ तो 1 मोल थे, मगर यहाँ NaOH के कितने? 2 moles. और H2SO4 के कितने? 1 mole. 1 मोल। तो यहाँ NaOH के 2 मोल हैं, H2SO4 के 1 मोल है। तो दे मे और मे नॉट बी सेम, सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो सेम थे, यहाँ पर सेम नहीं थे। सेम इसलिए नहीं थे क्योंकि हमने H2SO4 लिया हुआ है। H2SO4 के पास में 2 हाइड्रोजन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 OH चाहिए, इसलिए 2 मोल लिए में बैलेंस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि हम अब दोबारा स्टेटमेंट को स्लाइड में समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी 2 सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, रिएक्शन पे निर्भर करता है कि हो सकता है उनके जो मोल्स रिएक्ट करने के लिए वो बराबर ले, और हो सकता है कि जो मोल्स रिएक्ट करने के लिए कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए हो सकता है मोल्स, यहाँ पे भी हम बराबर मोल ले सकते थे मगर तब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए मुझे ज्यादा मोल लेने पड़े। तो वही हमारा पुराना स्टेटमेंट कि जब भी 2 सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनको कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए हो सकता है कि दोनों के मोल बराबर हो सकता है बराबर नहीं भी हो। दोनों के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. आ रही है। जल्दी से लिखिए, फिर जल्दी से लिखिए, जल्दी। अभी जरा मैं पहले माहौल बना रहा हूँ आर्टिकल का, तो जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। डन सर। चलिए अब नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए।
श्लोक पढ़िए। whenever two substances react, their equivalents are always same. But their equivalents are always same. यानी कि अब इसको इन कंटिन्यूएशन विद प्रीवियस स्टेटमेंट पढ़ें कि जब भी दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है कि उनके मोल्स आपके जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके मोल्स सेम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सेम ना हो। बट जब भी दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं तो उनके मोल्स तो खैर अलग हो सकते हैं, मगर उनके इक्विवेलेंस हमेशा क्या होंगे? सेम। सेम। यानी यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो जो NaOH के इक्विवेलेंस हैं और HCl के इक्विवेलेंस हैं वो सेम होंगे रिएक्ट करने वाले। इवन यहाँ पर भी मोल्स भले ही अलग अलग हैं, मगर जो NaOH के इक्विवेलेंस हैं और जो H2SO4 के इक्विवेलेंस हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes sir, आ रही है। लिखिए इसको, पहले लिखिए फिर समझा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन करने वाले हैं हम। लिखिए। डन सर। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए। इक्विवेलेंस हमेशा सेम होते हैं, ये लिखिए। इक्विवेलेंस कैसे हम बता रहे हैं? इक्विवेलेंस जरा इक्विवेलेंस को अभी इक्विवेलेंस पढ़ा नहीं है, इक्विवेलेंस ही पढ़ने जा रहे हैं, मगर अब उससे का मतलब क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। यानी इक्विवेलेंस ऑफ NaOH ये बराबर होने वाले हैं इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। यहां तक ही लिखना है आपको, यहां तक बस। Done, sir. लिख लिया भाई? लिखा? Yes, Sorry, sir. सर। चलिए। अब इक्विवेलेंस जिसको हम ग्राम इक्विवेलेंस भी कहते हैं, ये आखिरकार है क्या? इक्विवेलेंस जिसको हम ग्राम इक्विवेलेंस भी कहते हैं वो आखिरकार है क्या? Equivalence is defined as given mass upon equivalent mass. Equivalence को हम कैसे डिफाइन करते हैं? given mass upon equivalent mass. बट जैसा कि मैं बोलता हूं कि ये कोई अच्छी डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि हमको यही नहीं मालूम कि इक्विवेलेंट मास क्या है। तो अब वो बताया हमने कि इक्विवेलेंट मास जिसको हम ग्राम इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं, ठीक, वो किसके बराबर है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। लिखते जाइए, ये सब लिखिए, सब लिखिए, नोट डाउन कीजिए, कॉपी में होना चाहिए।
लिख लिया, बताइए लिखा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मास जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर डिफाइन किया, तो इक्विवेलेंट मास को मैं अगर यहाँ पर रख दूं तो फिर इक्विवेलेंस की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? गिवन मास और इक्विवेलेंट मास की जगह रख दिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर इधर आ गया। तो अब ये गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अनुश्री ये क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बताइए? Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी आखिरकार ये इक्विवेलेंस की क्या डेफिनेशन आ गई? Number of moles into n factor. हाँ, अब वो चाहे इक्विवेलेंस कहें चाहे ग्राम इक्विवेलेंस कहें, बहुत से लोग इक्विवेलेंस बोलते हैं, बहुत से लोग ग्राम इक्विवेलेंस बोलते हैं, बहुत से लोग इक्विवेलेंस कहते हैं, बहुत से लोग ग्राम इक्विवेलेंस कहते हैं, मगर वो बराबर किसके होता है? मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो मोल्स तो हमें अब 14-15 लेक्चर हो गए पढ़ते हुए, मगर ये हमारे लिए अब नया मैटर ऑफ कंसर्न म्यूटेटेड स्ट्रेन कौन सा है भाई कोरोना वायरस का? म्यूटेटेड स्ट्रेन सेकेंड वेव में क्या पढ़ना है? n factor. एन फैक्टर। एन फैक्टर। तो फर्स्ट वेव में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मगर सेकंड वेव ने सबको रुला दिया। रुलाया या नहीं? यस सर। डिजास्टर हो गया। डिजास्टर हो गया। मगर यहाँ डिजास्टर से बचना है तो हम क्या लगाएंगे? टीका। टीका लगाएंगे, टीका। तो लिखिए भाई, वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करते हैं। डन सर। चलिए, लिख लिया? Yes, sir. अब इक्विवेलेंस है मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब ये देखिए, जैसे मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर्स। इन लीटर। तो अब मोलैरिटीज के से ही एक मिलती जुलती चीज रहती है। हाँ भाई श्लोक पढ़िए। Normality is equal नाम to सुना है? नाम सुना है नॉर्मेलिटी? Yes, sir. चलिए, आज जान पहचान भी करवा दे रहे हैं। नॉर्मेलिटी क्या डेफिनेशन है? Number of gram equivalents divided by volume of solution in liters. हाँ, तो मोलैरिटी में मोल आ रहे थे, और मोल का एक और नाम क्या होता है? Gram molecule. Gram हाँ, mole. ग्राम मोल। ग्राम मोल। तो वैसे ही इक्विवेलेंस का एक और नाम क्या होता है? Gram equivalent. ग्राम इक्विवेलेंस। तो अब नॉर्मल मोलैरिटी तो लिखने की जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में आखिरी फाइनल नेल इन दी कॉफिन नॉर्मेलिटी लिखिए। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी लिखिए, कैपिटल एन से सिंबलाइज करते हैं। लिख लो भैया, लिख लो। Done, sir.
Done, sir. बहुत अच्छी बात है। अब ग्राम अभी हमने डिराइव किया कि ये देखिए अंशरी ने बताया था कि भाई इक्विवेलेंस या ग्राम इक्विवेलेंस ये किसके बराबर है? अरे अभी डिराइव किया है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी को हम ये भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंस की जगह मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मगर मोल्स अपॉन वॉल्यूम जब ये लिखा हुआ होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? Polarity. Polarity. यानी मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी फिर आखिरकार किसके बराबर आ गया? Polarity into n factor. एन फैक्टर। अब लिखिए, Done, sir. नॉर्मेलिटी क्या है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये बात समझ में आई? So, ठीक, तो यानी ये दो इक्वेशन हमारे लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं। कौन सी दो इक्वेशन? ये मेन तो यही है कि इक्विवेलेंस ये किसके बराबर है? मोल्स इनटू n factor. एन फैक्टर। और दूसरा क्या? नॉर्मेलिटी किसके बराबर है? मोलैरिटी Polarity इनटू into n factor. N factor. एन फैक्टर। तो अब सारे लोगों का ध्यान इस बात पर है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। तो हमारा ध्यान इस बात पर है कि ये क्या है, ये क्या है। तो अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ एन फैक्टर। हेडिंग डाल लीजिए। डाल दिए सर। डाल ली भाई, हेडिंग डाल ली। यस सर। इक्विवेलेंस Yes, को sir. ग्राम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, याद रखेंगे। इक्विवेलेंस इज आल्सो नोन एज ग्राम Gram इक्विवेलेंस। equivalence. ग्राम इक्विवेलेंस। तो अब देखिए, अभी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब ये हमारी बुक 2 जब स्टार्ट होगी तो बुक 2 का आप देखेंगे 7 चैप्टर बुक 1 में। ठीक, देयर आर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक ये बुक 1 में केमिस्ट्री की 11th क्लास में। जब हम 11th क्लास में आगे बढ़ेंगे तो बुक 2 स्टार्ट होगी। बुक 2 का में पहला चैप्टर का नाम क्या है? Redox reaction. रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शंस। जो कि बहुत ज्यादा मिलता जुलता है किससे? हमारे क्लास 10th के पहले चैप्टर से, जिसका नाम क्या था? Chemical reactions and and equations. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो अब मैं दो रीजन की वजह से कि एक तो ये फर्स्ट चैप्टर से बहुत मिलता जुलता है, हम माइट बी पॉसिबल एंड इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये देखिए पेज नंबर 263 से शुरू हो गए, 277 पे खत्म हो गया। ओनली 14 पेजेस आर देयर, मगर ये आपको जो है वो मतलब के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें कवर होंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माइट बी पॉसिबल कि हम अगला जो चैप्टर अपना कवर करें वो रिडॉक्स करें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो इस लीथल कॉम्बो के होते हैं। वो लीथल कॉम्बो कौन सा होता है? रिडॉक्स प्लस मोल। मोल। तो अभी तो हमने मोल पढ़ा, और मोल पढ़ने के बाद में हम अनमोल हो गए। बट अब हम रिडॉक्स भी पढ़ेंगे, और रिडॉक्स और मोल पढ़ने के बाद में हम और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो अगली क्लास के लिए ये हमारी हेडिंग है, कंसेप्ट ऑफ एन फैक्टर।
सर हाँ भाई बताइए बताइए बताइए। सर इस इक्विवेलेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? वही तो आगे समझाना। इक्विवेलेंस वर्ड का तो मतलब तब समझ में आएगा फिजिकली जब आप ये समझेंगे। ओके सर। ठीक, वही तो काम करना है, जो आप चाह रहे हैं वही हम भी चाह रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में अब देखिए आप समझ सकते हैं कि मैं आपको लग रहा होगा कि अभी मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मगर मैं माहौल बना रहा हूं किस चैप्टर के लिए? redox reactions. डॉक्स रिएक्शन के लिए हमने भूमिका बनानी शुरू कर दिया। हाँ भाई ठीक है, भूमिका। हाँ भाई भूमिका बनाए रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, भूमिका बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Okay, then we will continue our discussion in the upcoming class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.